एक्सपोज ग्रुप जो कि पान खा रहा है, नॉट एक्सपोज ग्रुप जो कि पान नहीं खा रहा। टोटल 100 एक्सपोज वाले बच्चे थे जो पान खाते थे, 100 वो थे जो पान नहीं खाते थे। यहाँ पे वो लोग हैं जिनको कैंसर हुआ, यहाँ पे वो लोग हैं जिनको कैंसर नहीं हुआ। अच्छा, ये कितने लोग हैं जो कि पान खाते थे और जिनको कैंसर हो गया? सर 60 बाकी लोग एग्री करते हैं 60 के साथ? जी सर। यस सर। ये पान खाने वाले एक्सपोजर, सर 60 खा रहे हैं। ये आउटकम, यस सर 60 ठीक है जी। तो आपके लेफ्ट साइड पे एक्सपोजर है, राइट साइड पे आउटकम है। तो एक्सपोजर वाले पान खाने वाले 100, पान नहीं खाने वाले भी 100, 60 को हो गया, तो 60 को कैंसर हो गया। तो कितनों को कैंसर नहीं हुआ? 40 को नहीं हुआ। 60 + 40 100 बन गया। इसी तरह जो कि पान नहीं खाते उनमें से कितनों को कैंसर हुआ? 10 को हुआ। तो कितनों को नहीं हुआ? 90 को नहीं हुआ। 100 बन गया, 10 + 90 100। तो टोटल इस पूरे दौरानी में कितने लोगों को कैंसर हुआ? देखा जाए तो 70 को कैंसर हुआ। कितने लोगों को नहीं हुआ? 130 को नहीं हुआ। 70 + 130 200। तो अगर 100 + 100 भी लें तब भी 200, यहाँ से भी लें तो 200। तो आपको पता चल गया आपका 2/2 टेबल बिल्कुल सही बना है। इसको फिर हमने नाम दिया था ABCD। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और आप ऑर्डर भी कोई भी रख सकते हैं ABCD का। आप A इसको कर दें, B इसको कर दें, C इसको कर दें, D इसको कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ एक सिंपल वो रखा है कि यार हमें याद रहे, ठीक है जी। रिलेटिव रिस्क का क्या फार्मूला है? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अनएक्सपोज्ड नॉट एक्सपोज्ड। नॉट एक्सपोज। सिंपल सा फार्मूला, ठीक है जी। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यूज डालते हैं। इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, ये एक्सपोज वाला ग्रुप है भाई, यहाँ से हमें मिल जाएगा इंसिडेंस अमंग एक्सपोज का। और इंसिडेंस किसी भी चीज का निकालने का क्या फार्मूला है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आउटकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। तो यहाँ पे कितने लोगों में कैंसर डेवलप हुआ है? 60 लोगों में। 60 में पॉपुलेशन कितनी थी? 100। तो इंसिडेंस निकालने का हमें मालूम है फार्मूला, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। इंसिडेंस का फार्मूला है न्यू केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में न्यू केसेस कितने हैं? 60, पॉपुलेशन एट रिस्क 100। यहाँ पे भी मैं ये लिख सकता हूँ 60/100 इंसिडेंस अमंग एक्सपोज आ गया ये। इसी तरह का मुझे इंसिडेंस अमंग नॉट एक्सपोज निकालना है, तो वो भी क्या होगा? न्यू केसेस कितने हैं नॉट एक्सपोज में? 10 है। पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी है? 100 है। तो 10/100 ये इंसिडेंस अमंग नॉट एक्सपोज आ गया। अब मेरी मर्जी में 60/100 को पूरा सॉल्व कर लूँ और फिर इसको यहाँ पे फॉर्मूले में डालूँ या ऐसे ही कर दूँ। मैंने भी पूरा भी सॉल्व नहीं किया, मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो 60/100 इज द इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज द इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज। तो इस फार्मूले में मैंने ये वैल्यूज बिठा दी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बाकी लोग भी कुछ बोल लो भाई। यस सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अगर किसी का स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी सबके पास हो रही है, तो इसका मतलब है इसके पास नहीं हो रही, उसके पास मसला है। वरना अगर यहाँ से होता तो किसी के पास भी नहीं शो होती। सर आवाज क्लियर है, स्क्रीन नहीं शो रही। तो बच्चे जब बाकी सबके पास शो हो रही है तो फिर मसला तो फिर आपके एंड पर हुआ ना। ओके सर। अगर मेरे एंड पे होता तो फिर तो किसी के पास भी शो नहीं होती। तो आप वहाँ पे ढूंढें कि कहाँ पे स्क्रीन है। आपने हो सकता है किसी और की स्क्रीन पे वो पिन मार्क कर दिया, इसकी वजह से नहीं हो रही हो। तो वहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड की छोटा सा केबिन नजर आ रहा होगा, ब्लॉक ना, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फिर स्क्रीन आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसी फॉर्मूले, अब इसको अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 60/100 डिवाइडेड बाय 10/100। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। जो ऊपर वाली बात है, हमने 60 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10/100 यही था ना, स्टेप वाइज करते चले हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी मैंने लिखा है। ये जो बड़ी साइन है डिवाइड की साइन होती है ना, यहाँ भी ये 60 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे कर दिया, डिवाइडेड बाय डिवाइड की साइन लगा दी, 10 डिवाइडेड बाय 100 10 डिवाइडेड बाय 100 लिख लिया। एग्रीड? अच्छा जी। यस सर। अब अगर मुझे डिवाइड की साइन को चेंज करना हो मल्टीप्लाई की साइन के साथ, तो फिर क्या किया जाता है? किसी को मैथ्स के रूल याद है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे। तो अगर किसी को याद नहीं है तो अभी याद रख ले, जैसे 60/100 लिखा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आगे वाले जो नंबर है ना, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ये रूल होता है, जब आप साइन चेंज करेंगे तो आगे के नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इसको हम 100 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो 10/100 था, तो मैंने साइन चेंज किया तो ये ऊपर नीचे हो गया, तो 100/10 हो गया। 100 100 से कट गया, 0 0 से कट गया, तो पीछे क्या बचा? 6।
सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई, जैसे कि मैं यहाँ 60 को 100 से डिवाइड करता 0.6 आता, 10 को करता 0.1 आता, फिर 0.6 को 0.1 से करता, आंसर तब भी 6 आता, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। ये आसान सा हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन। तो मुझे पता चला इस पूरी कैलकुलेशन के बाद कि जी जो मेरा रिलेटिव रिस्क है वो 6 आया। 6। ठीक है, तो ये एग्जाम में रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करने आ जाता है। आपको इसी तरह का केस सिनेरियो दिया होगा कि जी इतने एक्सपोज थे, इतने नॉन एक्सपोज थे। अब एक्सपोजर कोई भी हो सकता है, वो एक्सपोजर पानी का भी हो सकता है, वो एक्सपोजर सिगरेट का भी हो सकता है, धुएं का भी हो सकता है, पान का भी हो सकता है, अल्कोहल का भी हो सकता है। उससे रिलेटेड कोई आउटकम डेवलप हुआ होगा कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। वो आउटकम कैंसर भी हो सकता है, कोई और हेपेटाइटिस भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसमें फिर रिलेटिव रिस्क निकालना होगा। तो पहले एक्सपोजर का निकालेंगे, फिर नॉन एक्सपोजर का निकालेंगे, उनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो रिलेटिव रिस्क आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब इस रिलेटिव रिस्क की हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे रिलेटिव रिस्क को। उससे पहले मैं सवालात ले लेता हूँ, एक दो सवालात आ रहे हैं। जी पूछिए। सर ये पूरी वर्किंग शो करनी होगी या जस्ट लाइक आंसर लिखते हैं? पूरी वर्किंग शो करनी होगी ना, वरना डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? नहीं सर, मतलब हमें समझ तो आ गया था, मुझे जैसे मैंने लिख दिया था ऑलरेडी अपने पास। इतनी सिंपल कैलकुलेशन थी ना, इसलिए समझ आ गया था। वो इतनी भी सिंपल नहीं आई, हो सकता है थोड़ा सा नंबर बड़े हों। ओके सर, थैंक यू। अभी तो नंबर इसलिए छोटे रखे हैं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो। ओके सर, सही। लेकिन ये कि वो एग्जाम में आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। जी अलीजा, कोई सवाल पूछना चाह रही है? हैंड रेज किया आपने। मोबाइल यूज करते हैं। रिलेटिव रिस्क और ऑड रेशो सेम चीज है? नहीं, अभी तो हम रिलेटिव रिस्क पर है ना, अभी इसको समझ लेते हैं, फिर जब ऑड रेशियो पर आएंगे उसको भी समझा देंगे इंशाल्लाह कि वो क्या होता है। दोनों डिफरेंट है? जी बिल्कुल, दोनों डिफरेंट है। अभी हम ऑड रेशियो पर आएंगे, पहले रिलेटिव रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जब भी हम, कौन सी स्टडी थी ये? कोहॉर्ट स्टडी थी। तो जब भी हम कोहॉर्ट स्टडी करते हैं तो जो चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करते हैं। और रिलेटिव रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं पता चल गया, क्योंकि कोहॉर्ट स्टडी में हम एक्सपोजर से शुरू करते हैं और आउटकम तक पहुंचते हैं फॉलो अप करके। और इसमें हम निकालते हैं कि जब हमें आउटकम आ गया तो आउटकम इज बेसिकली द इंसिडेंस। एक नई डिजीज, एक नया आउटकम आया, एक नई डिजीज आई, तो इंसिडेंस आया हमारे पास। तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोजर डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग कंट्रोल नॉन एक्सपोज इज बेसिकली रिलेटिव रिस्क। तो रिलेटिव रिस्क सिर्फ और सिर्फ कोहॉर्ट स्टडीज में कैलकुलेट होता है। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई? इसकी इंटरप्रिटेशन ये हुई कि जी किसी भी डिजीज के होने का रिस्क कितना है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जी यहाँ पर कैंसर होने का रिस्क कितना है? 6 है, यानी कि 6 टाइम्स, 600 गुना ज्यादा। अगर यहाँ रिलेटिव रिस्क 2 होता तो इसका मतलब है रिस्क होने का चांस डबल है, 2 टाइम्स यानी कि 200 गुना ज्यादा। ठीक है, यहाँ 6 टाइम्स है यानी कि 600 गुना ज्यादा किसी भी चीज को होने का चांस है। अब इसको मजीद इंटरप्रेट करते हैं, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी हम यहाँ पे रिलेटिव रिस्क अगर 6 आया है तो इसका मतलब ये है कि कैंसर होने का चांस अमंग जो पान गुटखा खाते हैं उनमें 6 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दोस्त जो कि पान गुटखा नहीं खाते। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला इस कैलकुलेशन से कि हमारा रिलेटिव रिस्क 6 आया। तो कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे 100 लोग थे जो कि पान खाते थे, 100 थे नहीं खाते, तो उनमें से इतनों को कैंसर हुआ, तो बाय द एंड ऑफ द कैलकुलेशन यू कुड से कि द रिलेटिव रिस्क इज 6। दिस मींस दैट द रिस्क टू डेवलप कैंसर is 6 times more among pan gutka chewing people as compared to those who are not eating the pan gutka. The risk is 6 times more. तो ये आपको रिलेटिव रिस्क इंपॉर्टेंट लेता है। किसी चीज का अगर 2 होता है तो इसका मतलब है रिस्क डबल है, जो करते हैं उनके मुकाबले में रिस्क डबल है। यहाँ क्या 6 टाइम्स है, डबल से बहुत ज्यादा। डबल तो 2 होता है, तो 6 है, तो 6 टाइम्स इस बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये रिलेटिव रिस्क आपको कैलकुलेट करके बता देता है। तो इसीलिए जो वैक्सीन वाली भी जो सारी कहानी ना, वहां पे भी रिलेटिव रिस्क निकाला जाता है। जी बताइए। जी कोई सवाल पूछ रहा था, आवाज नहीं आ रही सर। हमारा क्वेश्चन ये था कि जो रिलेटिव जी सर अब आ रही है? जी आ रही है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि रिलेटिव रिस्क जो हम वो करते हैं कैलकुलेट, और इसका 6 मतलब सिंगल डिजिट में जैसे ये आ रहा है, डबल डिजिट में भी आ सकता है अगर लार्ज हुए, तो सर इसका 6 टाइम्स मतलब 600 टाइम्स मतलब होगा ये, इसका मतलब ये है? जी और सर जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उसमें जैसे लिखी हुई होती है परसेंटेज, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इंसिडेंस जो है 6% ज्यादा है वुमेन्स में, तो वो भी सर 600 टाइम्स होगा? नहीं, 6% इज समथिंग डिफरेंट। 6% है, 10% उससे ज्यादा हुआ, अच्छा 20% उससे ज्यादा हुआ। अच्छा ठीक है, मतलब वो सर 60% है। 100% जो है ना ये 2 टाइम्स होता है। अगर कोई चीज 100% ज्यादा है तो वो 2 टाइम्स, यानी कि रिलेटिव रिस्क उसका 2 है। तो 6, तो 100 से छोटा 20, 20 से छोटा 10 है, 10 से छोटा 6% है। तो वो 6%, और आप देखें 100% में कितना है, तो 100% का मतलब डबल चांस है। ठीक है ना, तो ये 2 टाइम्स बनता है। हम तो 6 टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर। इतना यूजुअली रिलेटिव रिस्क इतना हाई आता नहीं है। सर इसको रीड भी ऐसे ही करेंगे जैसे इस मींस के इस स्टडी का रिलेटिव रिस्क 6 बिल्कुल, टाइम्स आपको बेसिकली वहां पे इंटरप्रिटेशन भी करनी होगी। आप कहेंगे द रिस्क टू डेवलप द रिलेटिव रिस्क इज 6, दिस मींस दैट द रिस्क टू डेवलप द आउटकम व्हिच इज कैंसर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो is 6 times more among exposed group, that is those who are taking the pan gutka,
एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट टेकिंग द पान गुटखा। ऐसा आपने इंटरप्रेट करना है कि भाई जो रिस्क है 6 टाइम्स मोर अमंग एक्सपोज ओके ग्रुप सर। एज कम्पेयर टू द नॉन एक्सपोज ग्रुप। अच्छा जी, अब अगर किसी पर्टिकुलर केस में रिलेटिव रिस्क 1 आ जाए, यस सर। उसका क्या मतलब है भाई? सर 100 टाइम। नहीं, रिलेटिव रिस्क का सर मतलब है कैन 1। यू से इसका मतलब है कि दोनों में सर से केस में कैसे रिलेटेड 50% नॉट एसोसिएटेड नॉट एसोसिएटेड उसकी कोई एसोसिएशन नहीं है मतलब वो इक्वल भाई है। एक एक बंदा बोला ना, इतने सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे हो? जब आप बोल चुके हैं ना उसके बाद माइक म्यूट कर दें। रिलेटिव रिस्क 1 का मतलब क्या है कि भाई 100 में से 50 को हुआ और कंट्रोल में भी 100 में से 50 को हुआ, आवाज नहीं आ रही। दोनों में से इक्वल नंबर को हुआ। जब इक्वल सर नंबर को हुआ, मींस के एक्सपोजर एक्सपोजर वाले का में कोई भी इफेक्ट आउटकम नहीं हुआ। उतना ही हुआ, आउटकम वाले में भी जिनको एक्सपोज नहीं था उनमें भी आउटकम वही डेवलप हुआ। तो दोनों का जो इंसिडेंस रेट है वो सेम होगा। जब सेम होगा तो रेशियो भी सेम निकलेगा, तो 1। तो इसका मतलब है कि द रिस्क टू डेवलप द आउटकम अमंग एक्सपोज एंड अनएक्सपोज इज द सेम। तो अगर रिलेटिव रिस्क 1 है तो उसका मतलब है दोनों में किसी भी चीज के होने का जो रिस्क है वो बराबर है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपोजर हो या एक्सपोजर ना हो, द रिस्क इज सेम। तो व्हेन द वैल्यू इज 1 द रिस्क इज सेम। तो 1 का मतलब है कोई दोनों में कोई वो रिस्क नहीं है। और अगर 1 से कम आ जाए वैल्यू, लेस देन 1 आ जाए रिलेटिव रिस्क, सर फिर इसका मतलब ये होगा कि जो नॉन एक्सपोज ग्रुप है उसने शाबाश, लार्जर नंबर यानी कि ऑफ पेशेंट उसमें डेवलप अब किए। ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि जी जो जी एक्सपोज सर। ग्रुप है उनमें रिस्क 1 से भी कम है, यानी कि उनमें जो डिजीज डेवलप होने का रिस्क है वो जी कंट्रोल सर। से भी कम है। यानी कि हम दूसरे जी लफ्जों में सर। कह सकते हैं कि कंट्रोल वालों में अब जो है रिस्क ज्यादा है, जो कि एक्सपोज नहीं है एज कम्पेयर टू जो कि एक्सपोज हैं। तो ये बिल्कुल सर ऑपोजिट की इसको तरफ कहानी जा रही है। जी सर, और मींस कि अगर एक्सपोजर वालों में कम है तो ये भी कह सकते हैं कि इस चीज से एक्सपोज होने की वजह से मे बी कम हो। कह सकते हैं, लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है, ठीक है ना, कि रिलेटिव रिस्क 1 से कम है। इसका मतलब है कि आपकी स्टडी डिजाइन इतनी अच्छी नहीं थी या आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपोज वाले ग्रुप में हो, आपने सारी चीजें वो की थी। कि कंट्रोल वाले ग्रुप में आ रहा है तो फिर आपकी चीज वो अच्छी नहीं है, फिर आपने डिजाइन अच्छी नहीं करी। अगर आप ये देखना चाह रहे होते कि किन में कम आता है तो फिर आपको स्टडी डिजाइन दूसरे तरीके से इसको डिजाइन करना चाहिए था। तो इसलिए यूजुअली 1 से कम नहीं आता। अगर आ रहा है तो ओके। आपकी स्टडी डिजाइन में मसला है या फिर आपकी कैलकुलेशन में मसला है। तो ये था रिलेटिव रिस्क वाली कहानी। ठीक है जी, अब हम बड़ा सिंपल सा इसी का केस कंट्रोल का देख लेते हैं भाई। केस कंट्रोल में क्या होता है, हम केसेस लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं। हमने लिए भाई 100 कैंसर के पेशेंट जिनको के कैंसर है, 100 हमने हेल्दी पेशेंट लिए जिनको के कैंसर नहीं है, कंट्रोल ग्रुप था। दोनों से रिकॉल कराया कि भाई आप सिगरेट पीते थे या नहीं पीते थे। जो कैंसर वाले थे उनमें से 70 ने कहा हाँ भाई हम स्मोकिंग माजी में करते थे, 30 ने कहा नहीं जी हम स्मोकिंग नहीं करते थे। हेल्दी लोगों से पूछा भाई कितने लोग स्मोकिंग करते थे, 10 ने कहा जी हम स्मोकिंग करते थे, 90 ने कहा जी हम स्मोकिंग नहीं करते थे। तो अगर मैं इसका 2x2 टेबल बनाऊं तो बना सकता हूं क्या इसका 2x2 टेबल? यस सर। तो काफी हद तक वैसे ही 2x2 टेबल बनेगा जैसे कोहॉर्ट का हमने बनाया था। उसी तरह से हमने एक तरफ एक्सपोजर रखा, एक तरफ हमने नॉन एक्सपोज रखा, एक तरफ हमने केसेस रखे जिनमें आउटकम डेवलप था, दूसरी तरफ हमने कंट्रोल रख दिया। टोटल यहाँ भी आ गया, टोटल यहाँ भी आ गया। हमने कहा जी टोटल जो, इस दफा हम उल्टा लेके चलेंगे क्योंकि हमें केसेस से हमने शुरू किया, तो हम कहेंगे टोटल केसेस 100 है, टोटल कंट्रोल भी हमारे पास 100 है, तो केसेस भी 100 है, कंट्रोल भी 100 है, टोटल पॉपुलेशन 200 हो गई। अब इन केसेस में ऐसा 100 जो केसेस मेरे पास हैं, जब मैंने इसे रिकॉल कराया तो कितने लोग से सिगरेट पीते थे? 70 लोग सिगरेट पीते थे केसेस में से, 30 लोग सिगरेट नहीं पीते थे। 70 + 30 100 होगी। कंट्रोल से जब रिकॉल कराया भाई कितने लोग सिगरेट पीते थे, तो पता चला जी 10 लोग सिगरेट पीते थे। 90 लोग सिगरेट नहीं पीते थे, 100 हो गया। काउंटर चेक करने के लिए कहीं कोई गलती तो नहीं है, तो 70 + 10 80, 30 + 90 120, तो 120 + 80 200 का नंबर मेरा आ गया। तो मुझे पता चल गया मेरी कैलकुलेशन तो कम से कम बिल्कुल सही हुई है, मैंने 2x2 टेबल बिल्कुल सही बनाया। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यस सर। नो सर। क्यों क्यों क्लियर नहीं है? वैसे तो 2x2 टेबल है। 2x2 टेबल देखें, समझ आ रहा है? ये वैल्यूज यस हमने सर। कैसे पुट की ये समझ आ गया? यस सर समझ। सिंपल है ना, वही उसी तरह से केसेस से शुरू किया। पहले हमने हॉरिजॉन्टली शुरू किया था कोहॉर्ट में, यहाँ पर हम वर्टिकली शुरू करें कॉलम वाइज। हमने केसेस ऊपर लिखे, कंट्रोल ऊपर लिखा। केसेस का मतलब है कि जिनको कार्सिनोमा था, क्योंकि हमने कहा नहीं यहाँ पर केस से ही तो शुरू करी यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले केसेस लिखा। हमने कहा टोटल केसेस कितने हैं 100, कि हमने 100 केसेस से शुरू किया। इन 100 में से कितनों को स्मोकिंग करते थे, उनसे पूछा माजी में कितने करते थे, 70 करते थे। तो एक्सपोजर का क्या मतलब है, जो स्मोकिंग करते थे माजी में 70 आ गया, यहाँ 30 आ गया जो स्मोकिंग नहीं करते थे, टोटल 100 बन गया। कंट्रोल लिए,
वो भी 100 थे। 100 में से कितने लोग स्मोकिंग करते थे? 10 लोग करते थे, जी सर 90 नहीं करते थे। 2/2 टेबल हमारा बन गया। क्लियर है ये? ओके मीन सर इसमें वैल्यूज जो है हमने वर्टिकली पुट की हैं, बस ये डिफरेंस है, बिल्कुल और इसमें बिल्कुल केस और कंट्रोल की दोनों की वैल्यूज का मींस पे टोटल हो रहा है इसमें। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी। अब इसको हमने कोडिंग भी यहाँ पर वैसे ही दी, ए बी सी डी। अगर हम ए बी सी डी ऊपर नीचे भी करके दे सकते हैं। अच्छा इसमें ये है कि इसमें बड़ा आसान सा तरीका है, उसमें तो फिर थोड़ा सा वो इंसिडेंस करके वो करना था। यहाँ तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन हम कहते हैं कि जी ए को आप डी से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए ये रहा सेल, डी ये रहा सेल, बी ये रहा, सी ये रहा। तो ए इंटू डी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, अगर मैं इस तरह की कोई कैलकुलेशन करूं तो ये मेरा कहलाता है ऑड्स रेशो। तो ऑड रेशो का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू डी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। तो ए में क्या नंबर है? 70 मल्टीप्लाई बाय डी, डी में क्या नंबर है? 90 डिवाइडेड बाय बी, बी में क्या नंबर है? 10 into 30 10 इंटू 30। सबसे पहले तो मैंने कहा 0 0 सारे उड़ा दो, आपस में काट दो। 3 1 जा 3 3 जा, 7 इंटू 3 21। तो ऑड रेशो की मेरी वैल्यू क्या आई? 21। ये आपका ऑड रेशो कैलकुलेट होकर आ गया। तो ऑड रेशो किस में कैलकुलेट होता है? केस कंट्रोल स्टडीज में कैलकुलेट होता है। और ऑड रेशो को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ऑड रेशो को इंटरप्रेट करते हैं कि द ऑड्स, ऑड्स कहते हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, किसी भी चीज के होने के चांसेस, उसको हम ऑड कहते हैं कि यार ये मैच पाकिस्तान जीतेगा, इसी से कितने ऑड्स हैं, कितने चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्टैट्स की लैंग्वेज में ऑड्स प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, आसान लफ्जों में कितने % चांसेस हैं कि कामयाबी होगी, द सक्सेस फॉर एनी इवेंट इज प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि द ऑड्स की प्रोबेबिलिटी दैट द केसेस वर स्मोकिंग इज 21 टाइम्स मोर अमंग कैंसर पेशेंट्स। द प्रोबेबिलिटी कि जो पेशेंट्स हैं वो स्मोकिंग करते थे कैंसर वाले ग्रुप में, वो 21 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोज जो कि जिनको कैंसर नहीं था। यानी कि और आसान लफ्जों में कहें तो हम कहते हैं कि जी कैंसर वालों में इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि माजी में वो सिगरेट पिया करते थे। कैंसर वाले लोग में ये चांसेस ज्यादा हैं, उनमें ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कैंसर वाले लोग ज्यादा सिगरेट पिया करते थे। कितने चांसेस ज्यादा है कि जिनको कैंसर नहीं है? 21 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कैंसर वाले लोग स्मोकिंग ज्यादा करते थे, इस डेटा की बेसिस पे जो हमारे सामने है। क्योंकि हमने देखा कि जी 100 में से 70 स्मोकर्स निकले और कंट्रोल में से 100 में से 10 स्मोकर्स निकले। तो जब मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली तो 21 टाइम्स प्रोबेबिलिटी आई कि यार जो केसेस हैं जिनको कैंसर है उनमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी, उनमें इस चीज के चांस कि वो कभी माजी में सिगरेट पिया करते थे 21 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू दो जिनको के कैंसर नहीं है। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑड रेशियो। सर तो मींस इसमें जो रेशो निकलता है वो प्रोबेबल निकलता है, और जो हमारी कोहॉर्ट स्टडी थी और जो हम इसमें रिलेटिव रिस्क निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें सर फिक्स था ना, जैसे 6 हमने निकाला था 600 देखिए टाइम्स। फिक्स तो दोनों में है, लेकिन दोनों की रिस्क होता है किसी चीज के फ्यूचर में होने के चांसेस कि यार क्या कितना रिस्क है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। रिस्क है कि कोई चीज फ्यूचर में होने लगी। तो कोहॉर्ट जो है वो फ्यूचर की तरफ जाता है ना, कि एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छा यार इस चीज के होने का रिस्क कितना है वो आपने कैलकुलेट किया। और रेशियो में हम कहते हैं कि जी किसी चीज जो कि हो चुकी है क्या चांसेस है कि ऐसे वही होगी। तो ये देखा गया कि यार ये सिगरेट पीने वालों के जो ऑड्स हैं वो ज्यादा थे कैंसर वाले पेशेंट्स में एज कम्पेयर टू कंट्रोल वाले पेशेंट में। तो ये भी एक तरह से हमें आपस की एसोसिएशन ही दिखा रहा है कि भाई सिगरेट स्मोकिंग या उसमें कितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कैंसर के दरमियान। लेकिन सिर्फ फर्क ये कि रिलेटिव रिस्क फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर के लिए इन सेंस कि जी आपको केस कोहॉर्ट स्टडी से निकालते हैं, और जो ऑड रेशियो है वो आप उन स्टडी से निकालते हैं इसमें आप रिकॉल करवा रहे होते हैं पेशेंट से कि माजी की चीजें याद करवा रहे हैं। तो इसलिए उसको ऑड रेशियो है। तो दोनों को कैलकुलेट करने का थोड़ा सा नाम अलग है, दोनों की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी अलग है, फॉर्मूला अलग है, लेकिन इन दी एंड दोनों ही जो है वो एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान एसोसिएशन को दिखा रहे हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर एक्सपोजर से कितना आउटकम हो रहा है। एक में आप एक्सपोजर से आउटकम बता रहे हैं रिलेटिव रिस्क, एक में आप आउटकम से एक्सपोजर बता रहे हैं कि हाँ यार ये क्या चांसेस है कि ये एक्सपोजर इसको रहा हो इस पर्टिकुलर चीज का। किसी को लंग का सीओपीडी है, किसी को और कोई डिजीज है, क्या चांसेस है कि यार इसका जो काम था उस काम की वजह से इसको ये कैंसर हुआ। तो वो ऑड्स रेशियो कहलाता है। यार क्या ऑड्स होंगे कि इसको ये एक्सपोजर रहा होगा, इसका लिवर खराब है, क्या ऑड्स होंगे कि यार इसको क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये अल्कोहल लेता होगा। तो वो ऑड्स की बात कर रहे हैं। कोई अल्कोहल ले रहा है या क्या रिस्क है कि इसको कैंसर हो जाएगा, तो वो रिस्क फ्यूचर के लिए यूज हो रहा होता है। और स्टेट्स हम पास किसी चीज को देखने के लिए यूज कर रहे होते हैं। डज दिस मेक सेंस? यस सर। 2-3 ही यस मेरे पास आ रहे हैं, बाकी लोग सो गए क्या कनेक्ट करके? चैट बॉक्स में डाल दो यार, चैट बॉक्स में यस नो डाल दो। यस सर समझ आ गई सर। यस सर समझ आ गया सर समझ आ तो भाई अच्छी तरह से कर लो। बोलते हैं तो मछली बाजार लगता है फिर। चैट बॉक्स इस्तेमाल करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आध सवाल आ जाता है आपके पेपर में और रेशियो रिलेटिव रिस्क में से।
ٹھیک ہے نا. تو یہ جب سوال آئے تو آپ نے اسی طرح سے سینیریو ہوگا, آپ نے 2x2 ٹیبل بنانا ہے, جو بھی چیز پوچھی ہوئی ہے اس کا فارمولا لگائیں, فارمولا لگانے کے بعد اس کی ویلیو نکالنا, ویلیو نکالنے کے بعد اس کو انٹرپریٹ بھی کریں جیسا بھی ہم نے انٹرپریٹ کیا, تو آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے. جی اکشا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. اچھا سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم لوگ آڈ ریشو نکال رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آلریڈی ڈیزیز کنڈیشن موجود ہوتا ہے, اب ہم اس کا ایکسپوجر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہمارے پاس ریلیٹیو رسک ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایکسپوجر موجود ہوتا ہے, اب ہم اس کا آؤٹ کم نکالنے کے پروسیس کے لیے یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ ریلیٹیو افیکٹس ہم نکالتے ہیں کوہارٹ اسٹڈی میں, اور کوہارٹ اسٹڈی میں آپ ایکسپوجر سے آؤٹ کم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ ایکسپوجر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فیوچر میں آؤٹ کم ڈیولپ ہوگا. آن دی ادر ہینڈ آڈ ریشو جو ہوتا ہے وہ کیس کنٹرول اسٹڈیز میں ہوتا ہے, جس میں آؤٹ کم آپ کے پاس پہلے سے آ چکا ہوتا ہے اور آپ پیشنٹ سے ریکال کرواتے ہیں کہ بھائی تمہیں کبھی ماضی میں یہ ایکسپوجر تو نہیں رہا. اوکے سر, تھینک یو.